गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने रियल नंबर और पॉलिनोमियल के जो मेरे लेक्चर हैं वो आपने देख लिए होंगे। मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो मैथमेटिक्स के मेरे लेक्चर देख रहे हैं। तो आप लोगों ने रियल नंबर और पॉलिनोमियल की सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले ली। तो अब हम आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और इसमें भी मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरा पूरा चैप्टर या मेरे पूरे लेक्चर इस टॉपिक पे देख लेते हैं तो आपको 10th में क्या आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बस आपसे इतना कह देना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं या किसी लेक्चर को आप देख रहे हैं तो उसे शुरुआत से अंत तक देखिए, तभी टीचर जो वो लेक्चर बना रहा है उसकी मेहनत सफल है और तभी स्टूडेंट जो उसे देख रहा है उसकी मेहनत सफल है, ठीक है। तो आप एकदम ध्यान से हर एक चीज़ समझते रहिएगा और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जब हमारे ये लेक्चर ख़त्म होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, तो उसके बाद आप हर एक चीज़ जो आपको क्लास 10th में या क्लास 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से आनी चाहिए वो सारे क्वेश्चन आप कर सकेंगे, ठीक है। तो यही कामना लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और आप लोग भी पूरे ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए, ठीक है। और एक बात मैं और कह देना चाह रहा हूँ कि हम इस जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे उसकी हार्ड कॉपी या पीडीएफ फाइल मैं लेक्चर जब ये हमारा ये चैप्टर ख़त्म होने वाला होगा तब मैं उसकी आपको पीडीएफ फाइल भी दे दूँगा, ठीक है। तो आप लोगों का काम है पहले तो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं या जो चीज़ उस पीडीएफ फाइल में लिखी गई है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं, ठीक है। तो आइए हम लोग लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने लिखा है वो लिखा है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसका ये कहने का क्या मतलब हुआ, ये क्या कह रहा है ये? अगर इन्होंने बोला a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपके पास दो वेरिएबल मौजूद हैं x और y, ठीक, पहली बात। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि a1, b1 और c1 आपके कोई नंबर या फिर कोई कांस्टेंट होंगे। आपने अभी पॉलिनोमियल में भी ये चीज़ देख के आ रहे हैं जिसमें आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से न जाने कितने क्वेश्चन आप लोगों ने निकाले होंगे। तो वही कुछ हिसाब किताब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है। अब सबसे पहले लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों वेरिएबल हैं उनकी डिग्री 1 है, पहली चीज़। दूसरी इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दे रखा है, तो लीनियर पता चल गया आपको, इक्वल टू से इक्वेशन पता चल गया और टू वेरिएबल आपके पास कौन से हैं, एक्स और वाई। तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। हमें मालूम है कि अगर x प्लस 3 इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो आप आंसर बता देते हैं x इक्वल टू -1, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है तब आप क्या मुझे x और y की वैल्यू बता सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर या तो हम इसमें एज्यूम करके आंसर निकालें। एज्यूम करके आंसर निकालना मतलब ये हुआ कि अगर मैं y की वैल्यू 1 लूँगा तो मुझे x की वैल्यू 2 अपने आप मिल जाएगी। इसको कहते हैं हम लोग एज्यूम करना। लेकिन अगर मैं एज्यूम नहीं करूँगा और मेरे को बोला जाए तब इसका आंसर निकालो तो आप बोलोगे कि सर इसके अंदर दो अननोन वेरिएबल हैं तो इसका मतलब हमें दो इक्वेशन चाहिए।
आपके पास जितने अनवेरिएबल या वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन आपको चाहिए होगी। जैसे मैं आपको इस चीज़ का उदाहरण देके बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। दूसरा मैंने आपको दे दिया y प्लस 3z इक्वल टू 4। ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ x, y और z की वैल्यू निकालो। तो आप बोलोगे कि सर इसके अंदर 3 वेरिएबल मौजूद हैं, तो मेरे को 3 इक्वेशन चाहिए, तब जाके मेरा आंसर निकलेगा। ठीक है, तब जाके मेरा आंसर निकलेगा। तो इसीलिए जो इन्होंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखा है, इसका मतलब 2 वेरिएबल के आंसर निकालने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो इसीलिए आपके पास एक होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक होता है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और लड़के हमेशा ये गलती करते हैं कि ये जो C1 है इसको हमेशा वो RHS में वो दिया रहता है और वो उसी हिसाब से C1 की वैल्यू रखते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे इक्वल टू 0 होना चाहिए, कभी भी आप मैच कराएंगे तो। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या कह रहा है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं या फिर ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे दिमाग में एक बात ये आती है कि अगर हमारी ये इक्वेशन लीनियर है तो इसके ग्राफ कैसे होंगे। आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन के ग्राफ हमेशा कैसे होते हैं? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? अब अगर मेरे पास अगर 2 इक्वेशन दी गई है, मेरे पास अगर 2 इक्वेशन दी गई है, तो जाहिर सी बात है मेरे को जो आंसर में लाइनें मिलेंगी या स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो 2 मिलेगी, एक इसकी और एक इसकी। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब आपके पास 2 इक्वेशन है तो आपको 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब 2 स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए मैं आपको 2 स्ट्रेट लाइन दिखाता हूँ। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन ये हुई और एक स्ट्रेट लाइन ये हुई, मतलब एक पहले वाले इक्वेशन की और एक दूसरे वाले इक्वेशन की। ठीक है, तो आप बोले कि एक लाइन मेरी ये है और एक लाइन मेरी ये है, और दोनों इक्वेशन का आपने लाइन बनाया। लाइन कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप बस इतना समझिए कि आपने ये 2 लाइन बनाई। अब हमें मालूम है कि ये 2 लाइन एक जगह पे कट कर रही है, एक जगह पे कट कर रही है। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाली लाइन का भी सॉल्यूशन है और इस वाली लाइन का भी सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वो होता है कि वो x और y के पॉइंट जिससे आपकी इक्वेशन में LHS और RHS बराबर आ जाएं। जैसे देखिए, मैंने आपको बोला 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, मैंने आपको यही इक्वेशन दी है और मैं बोल रहा हूँ कि आप इसका ग्राफ बनाइए। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब अगर मुझे इसी इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो मुझे क्या करना होगा? एज्यूम करना होगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा? एज्यूम करना होगा। तो आपने एज्यूम करना शुरू कर दिया। अब एज्यूम में मैं जो आपको यहाँ पे बात बता रहा हूँ, आपको हमेशा एक बार x इक्वल टू 0 और एक बार y इक्वल टू 0 पे तो निकालना ही है। और ये क्यों निकालना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। अभी बस आप इतना समझिए कि आपको कभी भी अगर एक इक्वेशन का ग्राफ बनाना होगा तो आपको सबसे पहले उसमें एक टेबल बनानी होती है और उस टेबल में x और y लिखना होता है, जिसमें आप एक बार x इक्वल टू 0 लेंगे और एक बार y इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन में अगर x इक्वल टू 0 रखूँ तो मेरे को y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और एक बार y इक्वल टू 0 रखूँ तो मेरे को x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4/3। ठीक है, अब इसके अलावा आप 1-2 पॉइंट और अपने मन से यहाँ पे ले सकते हैं और उस पर भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इन 2 पॉइंट की वैल्यू लेनी होगी।
अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए जो मैं आपको कह रहा हूँ। अगर हमारे पास ये एक लाइन दी गई है जो हमें ग्राफ में बनानी पड़ती है, तो आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी एक्स एक्सिस है और जो आपकी वर्टिकल लाइन है वो है वाई एक्सिस। यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि वाई एक्सिस के ऊपर वाले सारे पॉइंट प्लस होते हैं और इसके सारे पॉइंट माइनस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला आपको ये दिखाना है कि राइट साइड आपका प्लस होता है और ये आपका माइनस। तो आपको एक्स एक्सिस का राइट साइड आपको प्लस मिलता है, एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड आपको माइनस, वाई एक्सिस का अपर साइड प्लस मिलता है और वाई एक्सिस का नीचे वाला साइड माइनस। अब कभी भी आपको अगर कोई पॉइंट दिया रहता है, कभी भी आपको अगर कोई पॉइंट दिया रहता है, जैसे मैंने बोला एक्स वाई, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अगर पॉइंट लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको एक्स कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं और दूसरी तरफ आपको वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर आपको कोई बोले 2 और -3 वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो आप बोलोगे कि इसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -3। तो मेरे ख्याल से x की वैल्यू 2 इधर हो गई और y की वैल्यू -3 इधर हो गई। तो मैंने आपको क्या बताया था कि y एक्सिस आपकी वर्टिकल डिस्टेंस है, तो इसका मतलब वर्टिकल डिस्टेंस -3 ये हो गई, और x इक्वल टू 2 आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो ये हो गई 2 और ये हो गई -3। अब ये दोनों पॉइंट अगर मैं बताऊं तो मैं बोलूँगा कि सर ये पॉइंट कुछ इधर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 हो गई और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 हो गई या -3। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि x एक्सिस आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और y एक्सिस आपकी वर्टिकल डिस्टेंस। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें जो पॉइंट दिया गया है, मान लीजिए हमें जो पॉइंट दिया है x y और यहाँ पे 0 -4 और दूसरा हमने जो निकाला 4 और 0। ठीक है, इसके अलावा 1-2 पॉइंट और ले लीजिए, 1 और -2 और 3 और -4। मान लीजिए ये पॉइंट आपके आए हैं। अब आपको सबसे पहले ये 2 पॉइंट दिखाने होते हैं। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो पॉइंट हमें दिखाने हैं 0 और -4, 4 और 0, मैंने एक लाइन बनाई। ठीक है, और मुझे मालूम है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -4 है, तो इसका मतलब वो पॉइंट कुछ इधर आएगा। ये वाला पॉइंट जो होगा आपका, ये पॉइंट क्या होगा? 0 और -4। कोई दिक्कत? हमें मालूम है कि y एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट हुआ तो उसकी ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारी x एक्सिस का कोई पॉइंट नहीं होगा। मतलब मैं बोलूँ कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट आएंगे उन सबका जो x एक्सिस है उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक, और y एक्सिस का क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जितनी ज़्यादा वर्टिकल डिस्टेंस आप लेते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी y एक्सिस बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो हमें 0 और -4 एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट हमें जो मिल रहा है वो है 4 और 0। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपकी 4 है, वर्टिकल डिस्टेंस आपकी 0 है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 मतलब यहाँ पे वो पॉइंट हुआ, और इसकी देखिए इस लाइन से कोई भी वर्टिकल डिस्टेंस है नहीं, तो इसका मतलब 4 और 0 आपका पॉइंट हो गया ये। यहाँ तक दिक्कत? तो आपको 2 पॉइंट मिल गए। अब आपका काम क्या है? इन दोनों पॉइंट को जोड़ देना। अब जाहिर सी बात है अगर हमारे पास 2 पॉइंट होंगे तो हमें ग्राफ में लाइन जोड़ने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए आप क्या करेंगे? अब आपको पता चल गया कि मेरे x एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू 4 है और y एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू -4 है, तो आप अपने मन से एक एक्सिस की वैल्यू क्या ले लेंगे? मान लीजिए 3 ले लेंगे, और फिर जो भी इक्वेशन आपको दी रहेगी उसमें x इक्वल टू 3 रखकर आप y की वैल्यू निकाल लेंगे।
इसी तरीके से जब आपको पता है कि y की वैल्यू -4 पे ये इसको कट कर रही है, तो आप यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए और उसकी भी वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे मैं बोलूँ y की वैल्यू सर मैं -2 ले लेता हूँ, तो अगर आप y की वैल्यू -2 लेंगे तो आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये सारी चीज़ बताने का मेरा मतलब बस यही है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया ये 2 और 3 कोई पॉइंट लिया है, तो इसका मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 की है और वर्टिकल डिस्टेंस 3 की है, तब जाके ये पॉइंट आपका 2 और 3 कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत? तो आपको कभी भी कोई भी इक्वेशन दी रहे, जैसे मैंने बोला मेरे को x - 2y = 4 दी है और मुझे किसी ने बोला कि इसका ग्राफ बनाओ, तो आपको ग्राफ बनाते वक्त बस यही करना है, आपको सबसे पहले x और y के 2 पॉइंट निकाल लेने हैं। x = 0 पे आपको y की वैल्यू कितनी मिल रही है? -2, और y = 0 पे आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है? 4। ठीक है, तो आपको यहाँ से सीधे पता चल गया 0 और -2 वाला पॉइंट आपका इधर आएगा और 4 और 0 वाला पॉइंट आपका कुछ इधर आएगा। ये आपकी लाइन बनेगी। इसके अलावा आपको जो पॉइंट लेने थे, मान लीजिए मैंने y की वैल्यू 1 ले ली। अगर मैं y की वैल्यू 1 लूँगा तो मेरी x की वैल्यू कितनी आएगी? 6। अब मैं लेता हूँ y की वैल्यू -1। अगर मैं y की वैल्यू -1 लूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 2 और 4 - 2 आपको कितना मिल जाएगा? 2। तो इस तरीके से आप जब ये पूरे पॉइंट दिखाएंगे तो आपको 2 पॉइंट तो ये मिल ही गए, इसके अलावा भी आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे, लेकिन आपकी जो लाइन है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो मेरे पास अगर दो इक्वेशन है और उनका ग्राफ कुछ ऐसा आया है, तो मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि सर इन दोनों लाइनों का एक पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइनें कट कर रही हैं, और अगर ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? वन सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? वन सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन, जो भी इंसान वन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये यूनिक है। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन वही होते हैं जहाँ पे आपकी दोनों लाइनें केवल एक पॉइंट पे कट कर रही हों। अब इस पॉइंट का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। तो जैसे मैंने बोला, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट जो है वो है आपका 3 और 1, ये वाला कोऑर्डिनेट जो आया है। तो इसका मतलब जो आपकी ये वाली लाइन है, इसको भी 3 और 1 रखने पे आपका LHS और RHS बराबर आ रहा है, और 3 और 1 इसमें भी रखने पे आपको LHS और RHS बराबर आ रहा है। अब ये LHS और RHS क्या है? तो जो भी आपको इक्वेशन दी रहती है उसमें इक्वल टू के लेफ़्ट वाले साइड को हम लोग LHS कहते हैं और राइट वाले साइड को हम लोग RHS। ठीक है, तो आपकी जो भी x और y की वैल्यू, जैसे मैंने बोला मेरी वैल्यू 3 और 1 आई है, तो 3 और 1 इसमें पुट करने के बाद आपका जो यहाँ का वैल्यू है वो यहाँ के वैल्यू के बराबर आएगा, तभी जाके वो चीज़ उसका सॉल्यूशन होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि अगर मेरे पास दो इक्वेशन है तो उन दोनों इक्वेशन का या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो मैनी सॉल्यूशन होगा। यही 3 चीज़ हो सकती है। अगर आपके पास दो इक्वेशन दी है तो या तो उनका केवल एक ही सॉल्यूशन हो, या तो बहुत ढेर सारे सॉल्यूशन हो, या तो कोई सॉल्यूशन ना हो। तो अगर आपका एक ही सॉल्यूशन है तो मैंने आपको बताया आपकी लाइन केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपको मालूम है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है? काटना। ठीक है, इंटरसेक्टिंग। ठीक, अब आते हैं हम लोग नो सॉल्यूशन की तरफ। तो नो सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब दोनों
लाइनों का जो भी पॉइंट है वो दोनों को सेटिस्फाई कभी भी ना करे, या मैं ये कहूँ कि दोनों लाइनें कहीं पे अगर कट नहीं करेंगी तो इसका मतलब दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैं बोलूँगा कि ये दोनों लाइन अगर मेरे पास हैं तो ये दोनों लाइन कहीं कट कर रही हैं? नहीं कट कर रही। तो अगर कहीं पे भी कट नहीं कर रही तो इनका मतलब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ पे हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा था जो दोनों इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन जो हमें दी गई थी उसको सेटिस्फाई कर रहा था। यहाँ पे हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन को हम लोग और क्या कह सकते हैं? तो आप बोलोगे कि सर ये दोनों लाइन मुझे पैरेलल लग रही है, तो इसका मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं? पैरेलल लाइंस। तो कभी भी आपका ग्राफ अगर पैरेलल आ रहा है तो इसका मतलब उसका आंसर क्या हुआ? नो सॉल्यूशन। अब आते हैं मैनी सॉल्यूशन पे। तो मैनी सॉल्यूशन मतलब ये हुआ कि जो दो इक्वेशन हैं उनकी लाइनें एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब मैं बोलूं कि पहले वाले इक्वेशन की भी यही लाइन हो और दूसरे वाले इक्वेशन की भी यही लाइन हो। आई मेरी बात आपको समझ में? मैं बोलूँगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1y क्या, जब मैं पॉइंट निकाला तो उसकी भी लाइन मुझे यही मिली, और a2x प्लस b2y प्लस c2y का भी जब मैं निकाला तो उसकी भी लाइन मुझे यही मिली। तो इसका मतलब इसे हम लोग क्या कहेंगे? को इंसिडेंट। और को इंसिडेंट मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक। तो आपको ये पता चल गया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइन होंगी तो नो सॉल्यूशन होगा, और अगर मतलब कोइंसिडेंट लाइन मिली तो हमें क्या मिलेगा? मैनी सॉल्यूशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमेशा आपको इक्वेशन कुछ भी फॉर्म में दी रहेंगी, तो सबसे पहला काम आपका यही है कि इसे इसके लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लाया जाए जो हमने पढ़ा है। तो हमने तो यही पढ़ा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसमें सारा चीज़ का मतलब यही है, x का कोएफिशिएंट a1 है, y का कोएफिशिएंट b1 है, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा है वो है c1। तो और यहाँ पे इक्वल टू 0 है। तो जब मैं इसकी तरफ जाऊँगा तो मैं इसको क्या लिखूँगा? 3x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपको मैच कराना है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे a1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 3। तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। b1y आपका माइनस 2y के y का कोएफिशिएंट b1 है, यहाँ पे माइनस 2, तो इसका मतलब b1 की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 2। और c1 की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 3। आपको ये सब चीज़ें मैच कराने आनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं, आपने पिछले चैप्टर में भी ये सारी चीज़ें देखी थी। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आई। a1 b1 c1 निकालने आ गया आपको। ग्राफ से आपको यूनिक सॉल्यूशन देखने, नो सॉल्यूशन देखने आ गया। ग्राफ बनाने आ गया आपको, और ग्राफ बनाते वक्त हमें कौन से पॉइंट लेने हैं ये भी आपको आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। और अब हम लास्ट चीज़ जो समझने जा रहे हैं वो ये देखिए कि अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ में पहले से ही आपको कैसे पता चले कि मेरा ग्राफ जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, या कोइंसिडेंट लाइन होगा, या फिर पैरेलल लाइन होगा। आप क्वेश्चन को देखकर कैसे बता सकते हैं कि मेरा ग्राफ इस टाइप का होगा? तो आपसे जब भी एग्ज़ाम में ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे तो पहले उसको एल्जेब्रिकली ही आप देख लीजिए कि मेरा इसका आंसर क्या आता है और मेरा इसका ग्राफ कौन सा होगा। तो देखिए जो मैं आपको यहाँ पे चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास दो इक्वेशन दी गई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। आपने a1 b1 c1 दोनों इक्वेशन से निकाल लिया। जो भी आपको दो इक्वेशन दी होगी उससे आप a1 b1 c1 पता कर लेंगे। और दो इक्वेशन कौन सी होगी? जो आपको क्वेश्चन में दी होगी। दो इक्वेशन क्यों दी होगी? क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपके दो वेरिएबल के हैं, तो इसके अंदर दो इक्वेशन दी होगी। तीन वेरिएबल के होते तो तीन इक्वेशन देते। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x और y, तो इसीलिए हमें क्या दिया गया है? दो इक्वेशन दिया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपने a1 b1 c1 की वैल्यू पता कर ली, a2 b2 c2 की वैल्यू पता कर ली।
कैसे पता कर ली वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आपके पास जो 3 कंडीशन आई है वो क्या है। अगर आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये एकदम क्रूशियल कंडीशन है। जब आपका a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपका इसका ग्राफ कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा, वन सॉल्यूशन आएगा और यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। और a1 क्या है, हमारे पहली वाली इक्वेशन का कोएफिशिएंट, a2 क्या है, हमारे दूसरी वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, b1 b2 क्या है आपको पता ही है। तो हमें ये पता चल गया a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये क्या होता है, वन सॉल्यूशन, या ठीक है। अब जो बाकी के जो दो हैं वो तभी हो सकते हैं जब ये वाली कंडीशन ना हो। तो इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये दो कंडीशन तभी होगी जब आपके यूनिक सॉल्यूशन ना हो। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब हमें देखना है मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है। तो आपको मालूम है मैनी सॉल्यूशन तभी होगा जब उनके तीनों कोएफिशिएंट जो हैं वो बराबर हो जाए। तो मैं बोलूँगा कि ये तीनों बराबर हो गए तो ये हो गया आपका मैनी सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन तब होता है जब आपके a1 b1 c1 या a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो और c1/c2 के रेशियो के बराबर होता है। और अगर मैं जाऊँ नो सॉल्यूशन पे तो बस मुझे इसमें ये ध्यान रखना है इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपके मैनी ये हो गया आपका नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आपने यही समझा कि जब आपका सिंगल सॉल्यूशन होगा तो आपका a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, ठीक है। और वो नॉट इक्वल टू के अलावा अगर इक्वल टू आया तो हमारे पास दो ही कंडीशन हो सकती है, एक मैनी सॉल्यूशन और एक नो सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन तब होगा जब आपके a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के रेशियो बराबर हों, और नो सॉल्यूशन तब होगा जब a1/a2 b1/b2 के तो बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो। तो इसमें आपको कोई दिक्कत। अब आपसे देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। मैंने आपको दिया 2x - 3 इक्वल टू y, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको दिया 4x - y इक्वल टू 6, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा, कैसा बनेगा। तो आप ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे और दूसरी वाली इक्वेशन का भी ग्राफ बनाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें करके दिखा देता हूँ ताकि आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। तो पॉइंट लेते वक्त मैंने बोला था ये दो पॉइंट तो आपको लेने ही हैं। अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूँ पहली वाली इक्वेशन में तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिलती है, -3, ठीक है। और अगर मैं y इक्वल टू 0 लगता हूँ तो x की वैल्यू कितनी मिलती है, 1.5, ठीक है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं x की वैल्यू अगर 1 रखूँ तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1, ठीक है। अब मैं रखता हूँ y की वैल्यू 1। हम ऐसा नंबर लें जो 2 से डिवाइड हो जाए क्योंकि यहाँ पे 2x दिया हुआ है। तो मैंने y की वैल्यू 1 ली, ये उधर गया तो 4 हो गया और 4 कितने में बदल गया, 2 में। तो आपको ये कुछ पॉइंट मिल गए, ठीक है। और इन पॉइंटों को ही हम लोग ग्राफ में दिखाते हैं। और कैसे दिखाते हैं, अगर मैं बोलूँ कैसे दिखाते हैं तो आप बोलोगे कि सर पहला पॉइंट होगा मेरा 0 और -3, x का पॉइंट पहले और y का पॉइंट बाद में। दूसरा पॉइंट होगा मेरा 1.5 और 0। तीसरा पॉइंट होगा मेरा 1 और -1। चौथा पॉइंट होगा मेरा 2 और 1, ठीक है। इसमें मैंने 2 पहले क्यों लिखा ये भी आप समझ रहे होंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये चारों पॉइंट मैं ग्राफ में दिखाऊंगा और इनको जोड़ दूंगा, ठीक है।
और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपका ग्राफ बन रहा है वो वाई एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, तो आप बोलोगे सर वो वाई एक्सिस को -3 पे काटेगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमारे एक्स के पॉइंट क्या होते हैं, 0। अगर मैं पूछूंगा वो पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, एक्स एक्सिस को मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, वाई एक्सिस को मतलब वाई एक्सिस को कहाँ पे काटेगा। तो एक्स एक्सिस को अगर काट रहा है तो उसकी वाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और वाई की वैल्यू 0 पे हमने एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है, 1.5। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि एक्स एक्सिस को काटने वाला पॉइंट अगर होगा तो वहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होगी, और वाई एक्सिस को काटने वाला पॉइंट अगर होगा तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो आपने इसका ग्राफ बनाया। इसी तरीके से 4x - y = 6 का आप ग्राफ बनाएंगे तो अगर x = 0 हुआ तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -6, और y की वैल्यू अगर 0 हुई तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 4 = 1.5। ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 0 लूँगा तो मुझे 6/4 मिलेगा, 6/4 हो गया 3/2। तो आप देख रहे हो 1.5 और 0, और 1.5 और 0 आपको इसमें भी मिल रहा है, आपको इसमें भी मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है उसमें x की वैल्यू 1.5 है और y की वैल्यू 0। आपको ऐसे ही पता चल गया, आपके वो पॉइंट इसमें भी आ गए और इसमें भी आ गए। ठीक है। अब आप क्वेश्चन की तरफ जाइए। आपको दिया था क्वेश्चन, हमने अभी जो पढ़ा 2x - 3 = y और 4x - y = 6। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसे उस फॉर्म में बदलूंगा तो मेरा ये हो जाएगा 2x - y - 3 = 0, और दूसरा मेरा हो जाएगा 4x - y - 6 = 0। अब मुझे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 चेक करना है। ये देखिए, ये हो गया मेरा a1/a2, ठीक है, ये हो गया मेरा b1/b2 और ये हो गया मेरा c1/c2। कहने का मतलब ये हुआ a1/a2 आपका 2/4 आएगा, b1/b2 आपका -1/-1 आएगा, और c1/c2 आपका -3/-6 आएगा। ठीक है। और आप देख रहे हैं 2/4 आपका 1/2 होता है, और -1 कट के आपका 1 आता है। क्या 1/2 1 के बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब a1/a2 आपका b1/b2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, यूनिक आएगा या फिर वन सॉल्यूशन आएगा। आई बात आपको मेरी समझ में? तो आप क्वेश्चन देखकर आंसर निकाल सकते हैं कि आपको कैसा ग्राफ मिलेगा। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चले हम लोग। तो आपको क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन को आपने उसके जनरल एक्सप्रेशन में लाया, या जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म है उसमें उस चीज़ को लाया, और जनरल फॉर्म से आपने a1 b1 c1 और दूसरी जो इक्वेशन है उससे a2 b2 c2 निकाला। उसके बाद जो कंडीशन थी हमारे पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, उससे आपको सिंगल सॉल्यूशन मिलता है, और बाकी दोनों में आपको a1/a2 इक्वल टू b1/b2 मिलता है। लेकिन अगर तीनों रेशियो बराबर हो जाए, मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2, तो इसका मतलब वो मैनी सॉल्यूशन हो गए। और अगर a1/a2 b1/b2 के तो बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो तो वो हो गया आपका नो सॉल्यूशन। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए आप, आपको दिया है x + y = 2 और दूसरा दिया है आपको 2x + 2y = 4। ठीक है। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर आप 2 का डिवाइड करेंगे तो ये असल में ऊपर वाली ही इक्वेशन है। अगर इसमें पूरे में आपका 2 का डिवाइड करेंगे मतलब दोनों इक्वेशन सेम है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके मैनी सॉल्यूशन है? क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, और दोनों इक्वेशन सेम होने के कारण आपके पास एक ही इक्वेशन हुई, और एक ही इक्वेशन होने के कारण आपको एज्यूम करके ही आंसर निकालना पड़ेगा। और एज्यूम में आप कितने भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। लेकिन हमें उसको दिखाना होगा कि मैनी सॉल्यूशन कैसे होगा। तो हम a1 b1 और c1 की वैल्यू, a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 की वैल्यू पहले वाले में से कितनी आई, 1।
ठीक है। B1 की वैल्यू कितनी आई 1, C1 की वैल्यू कितनी आई, अब आप 2 नहीं बोलोगे, आपको मालूम है कि ये मेरा जनरल एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ पे ये हो जाएगा -2 = 0, तो आपके C1 की वैल्यू कितनी आएगी -2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब आइए दूसरे वाले पे, A2 की वैल्यू कितनी है 2, B2 की वैल्यू कितनी है 2 और C2 की वैल्यू कितनी है। अब आप 4 नहीं बोलोगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले इक्वेशन को जनरल एक्सप्रेशन में लाना है, तो ये हो गया -4 = 0, तो C2 की वैल्यू कितनी हो गई -4। अब हम देख रहे हैं A1/A2 आपको 1/2 मिल रहा है, B1/B2 भी आपको 1/2 मिल रहा है और C1/C2 भी आपको 1/2 ही मिल रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपने देखा तीनों हमारी चीज़ बराबर हो गई। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, मैनी सॉल्यूशन। और हमें मालूम है मैनी सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है, एक लाइन। और एक लाइन मैंने बताया आपको x + y = 2 और 2x + 2y = 4, ये दोनों इक्वेशन एक ही है, तो इसका मतलब इनका जो ग्राफ बनेगा वो एक ही लाइन बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? आगे चलें, आगे देखिए। तो इन्होंने बोला कि ग्राफिकली हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन बताया, पैरेलल का कंडीशन बताया, कोइंसिडेंट का कंडीशन बताया। दूसरा इसने बोला कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक ग्राफिकल जो मैंने आपको अभी बता दिया और दूसरा एल्जेब्रिक जो भी मैंने आपको बता दिया, वो जो A1/A2 B1/B2 वाली जो चीज़ थी वो। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला एक चीज़ और मेरी समझ लीजिए आप, आपको एक वर्ड आता है कंसिस्टेंट और एक वर्ड आता है इनकंसिस्टेंट। तो आपको इसमें ये समझना है कंसिस्टेंट मतलब कि वो एक तरीके से अपना काम करते चले जा रहा है, तो कंसिस्टेंट इंसान ही इस दुनिया में सफल होते हैं और कंसिस्टेंट इंसान ही इस दुनिया में हर चीज़ का सॉल्यूशन पाते हैं। इनकंसिस्टेंट इंसान को इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकंसिस्टेंट कोई भी चीज़ तभी होगी जब नो सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट तब होगी जब उसको सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन कैसा भी हो सकता है, सिंगल सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, तो वो सारी चीज़ें कंसिस्टेंट में आती हैं और इनकंसिस्टेंट तभी होगा जब नो सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन तब होता है जब आपकी लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। कंसिस्टेंट तब होगा जब आपको लाइन या तो इंटरसेक्टिंग मिले या फिर आपको कोइंसिडेंट मिले, और इनकंसिस्टेंट तब होगा जब आपको लाइन कैसी मिले, पैरेलल मिले। यहाँ तक दिक्कत? तो मैं आपको ये सारी चीज़ें एक साथ जोड़ के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कोई भी चीज़ अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आप उसी एक फ्रेम में ढल जाते हैं। आपको उस फ्रेम में नहीं ढलना, आपको ये देखना है कि सारी चीज़ एक ही तरफ इशारा कर रही है और सारी चीज़ों का मतलब एक है, लेकिन उनको दिखाने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपको इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़े हम लोग, आगे देखिए। तो इन्होंने बोला कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देती है और दूसरा यूनिक सॉल्यूशन देती है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा इन्होंने ये बोला कि अगर दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं तो वो नो सॉल्यूशन देती हैं और वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। तीसरा इन्होंने बोला कि अगर दोनों लाइनें कोइंसिडेंट होती हैं तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देती हैं, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब ये हुआ कि वो भी कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ आती है कि जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आंसर निकालना है या जो आंसर हमारा आएगा वो आंसर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ। जैसे आपको दिया है x + y = -2 और 3x - y 2y = 7। ठीक है, और आपसे किसी ने बोला कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, तो एक तो आपने अभी देखा ग्राफिकली, जिसमें आप ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ को देखेंगे कहाँ पे जा रहा है, जो पॉइंट आएगा
उसे आप यहाँ पे और यहाँ पे मिलाएंगे और बोलेंगे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी, मान लीजिए ये 3 है तो उसका 3, और ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस 1 है मतलब ये वाला, तो आप बोलेंगे ये जो 3, 1 मेरा पॉइंट आया है वो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड। लेकिन हमने अभी ग्राफ बनाया और मान लीजिए हमारा पॉइंट कहीं इधर उधर आ रहा है और हमें चेक करना है कि हमने जो ग्राफ बनाया है वो सही जगह पे कटा है कि नहीं, या फिर मैं कैसे पता कर लूँ। मैंने ये तो पता कर लिया कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, मैनी सॉल्यूशन है, लेकिन अगर मेरा यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है आंसर, मेरा यूनिक सॉल्यूशन अगर आंसर आ रहा है तो मैं ग्राफ में वो पॉइंट दिखाने से पहले कैसे पता कर लूँ कि मेरा यही आंसर आएगा। तो उसके लिए इन्होंने बोला है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, उसके लिए इन्होंने बोला अलजेब्रिक मेथड। तो ये लोग बोल रहे हैं कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो और सॉल्व करके पहले ही x और y का ऐसा नंबर निकाल लो जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। आज जो चीज़ हम पहले ग्राफ से करते थे वो अब हम एल्जेब्रिकली सॉल्व करके पहले से ही निकाल लेंगे। देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं जैसे आपको दो क्वेश्चन दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, आपने ग्राफिकली मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब मैं आपको एल्जेब्रिकली बताता हूँ। तो एल्जेब्रिकली करने के लिए एक साधारण इंसान अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े तो वो पहले देखेगा दो वेरिएबल हैं और मेरे पास दो इक्वेशन है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब उसने देखा कि x की कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब ये दोनों नंबर मेरे सेम लग रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले वाले में से दूसरे को घटा देता हूँ, और मुझे मालूम है कभी भी कोई चीज़ अगर हम किसी में घटाते हैं तो उस पूरे नंबर में माइनस लग जाता है। तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है इसमें आपका क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो ये साइन आपकी बदल जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस की प्लस हो जाएगी और ये प्लस की माइनस हो जाएगी। आई बात मेरी समझ में? मैंने आपको ये कहा कि आपको अगर x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस 2y इक्वल टू 4 दिया गया है तो आपने देखा x और x मेरा बराबर लग रहा है, तो मैं पहले में से दूसरे को घटा देता हूँ ताकि मेरा x से x घट जाए। तो इसमें x के अंदर मुझे क्या लाना होगा, माइनस। ये आपको पता चल गया। तो इसका मतलब आप पहले में से दूसरे को घटा रहे हैं। अगर जोड़ना होता तो मेरी माइनस की साइन नहीं लगती। तो ये हो गया माइनस का प्लस और ये हो गया प्लस का माइनस। अब आप अगर इन दोनों को करेंगे तो x माइनस एक्स आपका कट जाएगा, y प्लस 2y आपका कितना हो गया, 3y, और माइनस 4 प्लस 3 आपका कितना हो गया, -1। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, -1/3। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब यह हुआ आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके y की एक वैल्यू निकाली। ठीक है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये जो y की वैल्यू है इसको चाहे मैं इसमें पुट करूं चाहे इसमें पुट करूं, बात वही है, क्योंकि हमने इन दोनों इक्वेशन से ये वैल्यू निकाली। तो मैं y की वैल्यू पहले वाले में अगर मैं पुट करता हूं, जैसे मेरे को जो दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और मैंने y की वैल्यू -1/3 निकाली है, तो मैं y की वैल्यू -1/3 रख दूंगा इक्वल टू 3। तो 3 + 1/3 आपको कितना मिल जाएगा, 10/3। तो आपको x की वैल्यू भी पता चल गई और y की वैल्यू भी आपको पता चल गई। क्या पता चल गई? आपको x की वैल्यू 10/3 पता चल गई और y की वैल्यू -1/3 पता चल गई। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपके वो जो दोनों ग्राफ हैं वो जहाँ पे कट कर रहे हैं उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस 10/3 है और वर्टिकल डिस्टेंस -1/3 है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 10/3 और -1/3 है। ठीक है, मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने जो अभी इस पहले 1 घंटे में जो चीज़ें पढ़ी
मैं इसी के बेसिस पे आपको इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमने अभी तक ये चीज़ें देख रहे हैं, आप इसे 3-4 बार देखिए और समझने की कोशिश करिए कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। ठीक है, हमें पता चला कि दोनों लाइन का एक सॉल्यूशन आएगा, वो हमने a1/a2 b1/b2 से पता कर लिया। अब हमें ग्राफिकली वो सॉल्यूशन, मान लीजिए आप जो ग्राफ बना रहे थे, ये पॉइंट आपका आया, अब वो कुछ 4 और 5 के बीच में आ रहा है और आपको पता नहीं है कि ये असल में है क्या। ये वाला पॉइंट मेरा कितना है, ये वाला पॉइंट जो इधर आया है ये मेरा कितना है जो मैं यहाँ से ले लूँ। अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर लिखने हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे तो आपको 0, 1, 2 और 3 दे दिया है, तो आप बोलेंगे इसका ये तो मुझे 3 मिल गया, लेकिन वर्टिकल में वो 4 और 5 के मान लीजिए बीच में आ रहा है, तो आपको यहाँ पे लिखने में दिक्कत होगी। तो ऐसी चीज़ों के लिए ही एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन बने हुए हैं, जो मैं आपको भी पीछे बताया। तो हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 या 3 तरीके हैं। ठीक है, तो वो तरीके क्या हैं पहले वो हम समझते हैं। तो एक तो उसमें कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन और एक कहा जाता है एलिमिनेशन। तो जो मैं अभी पीछे जिस मेथड से सॉल्व किया था क्वेश्चन, वो एलिमिनेशन था क्योंकि हम उसमें x को हटा रहे हैं। और एक मेथड होता है आपका सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब ये होता है कि एक को उठा के दूसरे में रखना। ठीक है, और एलिमिनेशन मतलब ये होता है कि एक को हटा देना। ठीक है, तो अभी हम पहले इन दोनों को डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। ठीक है, आइए, आपको जो इक्वेशन दी गई है, मान लीजिए वो दी है x - y = 3 और 2x - 3y = 4, और उन्होंने बोला कि इस क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन से। तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि आपको इन दोनों में से कोई चीज़ हटानी नहीं है, एक को दूसरे में पुट करना है। तो मैं किसको किस में पुट करूं कि मुझे आसानी हो जाए। मेरे को पहली वाली इक्वेशन बहुत आसान दिख रही है, तो मैं पहली वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा। तो पहली वाली इक्वेशन का अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3 + y। ठीक है, x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 3 + y। जैसे ही आपको 3 + y मिली, आपको ये 3 + y को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। तो कहाँ पे पुट करेंगे? जहाँ पे आपको x दिख रहा है। देखिए 2 को मैंने 2 रखा, इस वाली x की जगह मुझे 3 + y रखना है, और वो पूरा x जो है वो मेरा 2 से इंटू होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो 3 + y है ये पूरा का पूरा आपका ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, और अगला मेरे को -3y दे रखा है और = 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको इस क्वेश्चन में केवल एक ही वेरिएबल दिख रहा है y। तो मैंने आपको बताया जब एक वेरिएबल हो और एक ही इक्वेशन हो तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आप इससे आंसर निकाल लीजिए। 6 + 2y - 3y कितना हो गया? -y = 4। तो y 4 - 6 कितना हो गया? -2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने पहली वाली इक्वेशन से एक टर्म निकाली और दूसरे में उसको रख दिया। रखने के बाद मेरी सारी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में आ गई, मैंने वो वाली वैल्यू निकाल ली। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपको y की वैल्यू जब 2 मिल गई तो आप चाहे इसमें रखिए, चाहे इसमें रखिए, चाहे इसमें रखिए, किसी में भी रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं y की वैल्यू 2 इसमें रख देता हूँ, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 5, और y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 2। तो आपके पास 5 और 2 आया है आंसर। तो इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? 5 और 2। तो जो ग्राफ आपका कहाँ जहाँ कट करेगा उसका x पॉइंट 5 होगा और y पॉइंट 2। ये 5 और 2 असल में है क्या? देखिए, आप x की जगह 5 रखे, y की जगह 2 रखे, 5 - 2 = 3।
इसका मतलब हमारे x और y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब इसमें आइए, 2 5 जा 10 माइनस 3 2 जा 6, 10 माइनस 6 कितना हो गया 4। तो इसका मतलब 5 और 2 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब वो इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी और आप ये समझ गए सॉल्यूशन क्या होता है, ग्राफ में कैसे बनता है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनका ग्राफ कैसे बनेगा। पॉइंट अगर मुझे ग्राफ बनाने से पहले निकालना हो तो मुझे क्या करना होगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ये आप अभी समझ गए। ठीक है, आगे आइए आप एलिमिनेशन पे। अब आपको क्वेश्चन यही वाला दिया गया है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। मान लीजिए आपको ये दिया गया है और आपसे पहले ही वो पूछ रहा है इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे या मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो आप देख रहे हैं a1/a2 आपको 1/2 मिलेगा, b1/b2 आपको 1 मिलेगा। a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन आएगा। इतना आपको पता चल गया। अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला है एलिमिनेशन से करना है, तो इसका मतलब आपको एलिमिनेट करना होगा। अब एलिमिनेट करते वक्त, क्वेश्चन बनाते वक्त पहले आपको ध्यान देना है कि मैं किसको एलिमिनेट करूं। आपको इस क्वेश्चन में पहले ही माइनस वाई दिख रहा है, तो अगर मैं इस माइनस वाई से ये वाला माइनस वाई घटा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, माइनस करने का मतलब ये हुआ कि आपके इस 2x के नीचे माइनस की साइन आ गई, इस माइनस के नीचे प्लस की साइन आ गई और इस प्लस के नीचे माइनस की साइन आ गई। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड है। x माइनस 2x कितना हो गया, माइनस एक्स। माइनस वाई प्लस वाई आपका कट जाएगा और 3 माइनस 4 कितना हो गया, -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। कोई दिक्कत? x की वैल्यू 1 आ गई, मैं इसको इसमें पुट कर देता हूँ क्योंकि ये आसान है। तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो 3 माइनस 1 हो गया 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -2। देखिए, इसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, इसमें मैंने एलिमिनेशन किया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पता चल गया, एलिमिनेशन मेथड पता चल गया, और ग्राफ में ग्राफ बनाने से पहले मुझे आंसर कैसे पता करना है या मुझे सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं वो आपको पता चल गया। सॉल्यूशन क्या होता है, वो पॉइंट जो पहली वाली इक्वेशन को और दूसरी वाली इक्वेशन को दोनों को ही आपका सेटिस्फाई करे, तो वो वाला पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब एक चीज़ और समझ लीजिए आपको x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -2 दे रखा है और आपसे बोल रहा है कि इसके ग्राफ कैसे होंगे। तो आपको इसमें पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही एक पॉइंट दे रखा है। तो आपको समझना क्या है वो देखिए आप। पहला वाला पॉइंट आपको x इक्वल टू 3 दे रखा है, इसका मतलब जो आपकी लाइन बनेगी उसके अंदर x की वैल्यू हमेशा 3 रहनी चाहिए। आपकी जो लाइन बनेगी उसमें x की वैल्यू हमेशा 3 रहनी चाहिए। मान लीजिए वो पॉइंट कुछ इधर है, तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे करके खींच दूँ और ये वाला पॉइंट मेरा 3 0 है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि सर ये जो आपने लाइन बनाई है ये लाइन असल में x इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो जब भी x की वैल्यू होगी तो आपकी x की वैल्यू हर जगह सेम रहनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हर जगह पे आपको 3 ही मिल रही है, तो इसका मतलब ये वाला जो लाइन है वो x इक्वल टू 3 का है। ठीक है, दूसरा आपको दिया है x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 वाली जो चीज़ आएगी वो मेरे ख्याल से, देखिए आप यहाँ पे इसको चीज़ को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। x इक्वल टू -3, तो आप देख रहे हैं आपसे वो बोलेगा इस ग्राफ को बनाना है
आपको कैसे बनाना है और क्या करेंगे आप। तो आप सबसे पहले तो जो इस चीज़ को है, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं A1 B1 C1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि सर पहले तो आप इस तरफ जीरो करिए। तो मैंने बोला x+3 = 0 हो गया, ये वाली एक चीज़ की। अब इसमें क्या मेरी y की टर्म है? नहीं है। तो अगर आपकी y की टर्म नहीं रहती तो इसका मतलब वो y की टर्म किसके साथ होगी? 0 के साथ। +3 = 0। कोई दिक्कत? तो आपको A1 की वैल्यू 1 मिल गई, B1 की वैल्यू 0 मिल गई और C1 की वैल्यू 3 मिल गई। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है। तो आपको कभी भी अगर x = -3 दिया रहे तो उसमें A1 B1 C1 कैसे निकालना है, ये चीज़ें पता चल गई। यहीं पे मैं अगर y = -3 रखता तब आपकी x की वैल्यू या A1 की वैल्यू 0 आती। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में भी समझना है कि अगर y न दिया हो तो मुझे y कैसे लेना है। कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है उसमें 0 का इंटू हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी और सारी चीज़ें जो यहाँ पे बताई गई हैं वो एकदम सही बताई गई हैं, क्योंकि मैं वो अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, वो भी मैं कहीं किताब में लिखा हुआ है जिसको मैं आपके सामने इल्लुस्ट्रेशन के रूप में प्रदर्शित कर रहा हूँ, ताकि आप समझें कि जो चीज़ लिखी हुई है वो हर एक छोटी छोटी जगह पे भी अप्लाई होती है। अगर कोई आपको बोल दे y = -3 का आप ग्राफ बनाओ, तो आप बोलोगे कि सर y = -3 मतलब एक ऐसी लाइन जिसमें y की वैल्यू हमेशा -3 हो। मैंने बोला मान लीजिए कोई पॉइंट इधर है जो है 0 और -3, ये वाला पॉइंट। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये मेरी -3 है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हमेशा -3 ही रहनी चाहिए। तो इसका मतलब वो वाली लाइन मेरी कैसे होगी? ये रही, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है और ये रही मेरी लाइन y = -3। कोई दिक्कत? आगे अगर कोई आपसे पूछता है x = -5 का ग्राफ कैसा होगा, तो आप बोलोगे कि सर अगर मेरा ये 0 पॉइंट है तो मेरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा -5 होनी चाहिए। x की वैल्यू दी है तो हॉरिजॉन्टल, y की वैल्यू दी है तो वर्टिकल। तो यहाँ पे x की वैल्यू -5 होनी चाहिए। आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए -5 और 0, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -5। अब देखिए यहाँ से अगर मैं कोई लाइन खींच दूँ तो ये वाली जो लाइन है इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हर जगह पे आपको 5 मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब x = -5 की जो लाइन होगी वो कुछ ये होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। तो आपको पता चल गया कि ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, कोई भी ग्राफ आपको बनाना हो, जैसे आपसे कोई बोले x - 2y = 1, इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे दो वेरिएबल दिए गए हैं, तो मुझे एज्यूम करके ही ग्राफ बनाना होगा। तो आप देख रहे हैं कि आपको सबसे पहले एक टेबल खींचना होगा, x और y लिखना होगा, जिसमें पहले आप 2 पॉइंट निकाल लेंगे। तो आप समझ रहे होंगे ये 2 पॉइंट मैं क्यों कहता हूँ। अगर कोई पॉइंट आपको x एक्सिस पर निकालना है तो उसकी y की वैल्यू हमेशा आपकी क्या होगी? 0। और अगर कोई पॉइंट आपको y एक्सिस पर निकालना है तो इसका मतलब उसका x का पॉइंट 0 होगा और y का कोई पॉइंट आएगा। तो आपको ये पता चल जाता है जब आप ये दोनों पॉइंट निकालते हैं कि आपकी जो लाइन आएगी, आपकी कोई भी लाइन जो जा रही है वो लाइन आपके x एक्सिस को कहाँ पे काट रही है और y एक्सिस को कहाँ पे काट रही है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये 2 पॉइंट आप पहले निकाल लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि वो लाइनें कहाँ पे मेरे एक्सिस को कट कर रही हैं। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है। अगर कोई आपको बोले, ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपको मालूम है कि अगर मुझे इसके पॉइंट लिखने होंगे तो मैं अपने मन से कुछ लिख देता हूँ 0 0, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3
0 और ये लिख देता हूँ मैं 50, ठीक है। और ये 0 क्यों लिखा हूँ मैं, दूसरा वाला पॉइंट वो आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ 0 और 3, और ये लिख देता हूँ मैं 0 और 5, ठीक है। हमें मालूम है 0 0 से वाई एक्सिस के सारे पॉइंट ऊपर पॉजिटिव आएंगे, जिसमें अगर हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं एक्सिस पे तो उस पॉइंट का एक्स एक्सिस 0 आएगा, और अगर हम हॉरिजॉन्टल पे लेते हैं तो उसका वाई पॉइंट 0 आता है। यहाँ तक मैंने आपको दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ का, ये वाला जो चीज़ है, इसका एरिया क्या होगा। अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया कि इस चीज़ का एरिया क्या होगा जो मैंने अभी हरे कलर से ड्रॉ किया है, इस चीज़ का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर एरिया निकालने के लिए तो सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि ये कोई ट्रेपीजियम लग रहा है मुझे। ट्रेपीजियम कैसे लग रहा है, देखिए ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, तो ये दोनों आपकी पैरेलल लाइन हो गई, तो इसीलिए आप इसे ट्रेपीजियम कह रहे हैं। तो आपसे अगर कोई एरिया पूछ रहा है तो आप मुझे बताइए, इसमें अगर मैं ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसका एरिया अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेरा एरिया क्या होगा। तो आप बोलोगे सर बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे मालूम है मुझे बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो मैं आपको बोल दिया कि ये वाली जो नीचे वाली चीज़ है इसे आप बेस ले लीजिए, और ये परपेंडिकुलर होता है तो इसे आप क्या ले लीजिए, हाइट ले लीजिए। इतनी चीज़ें आपको मेरी समझ में आई। तो मेरे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, अगर मैं बेस ले रहा हूँ तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी। तो आप देख रहे हो कि 0 0 से 5 0 तक मेरा पॉइंट गया है, तो 0 0 से 5 0 तक मेरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कितना बढ़ा है, 5। इसका मतलब बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 5। दूसरा मैं देख रहा हूँ वर्टिकल, तो वर्टिकल में मुझे y देखना होता है, तो मैं देख रहा हूँ कि 0 से 5 तक मेरा y जा रहा है, तो इसका मतलब मेरे h की वैल्यू कितनी आ गई, 5। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक। तो हर चीज़ में आपको ये पॉइंट निकालने होते हैं। देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको कुछ ये दिया हुआ है और इसके साथ ये 0 0 दे रखा है, ये आपको कुछ 3 और 4 दे रखा है, ये वाला पॉइंट 0 0 दे रखा है, और ये वाला पॉइंट आपको कुछ 0 और 7 दे रखा है, ठीक है, ये 7 है। और आपसे कोई पूछ रहा है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अच्छा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाला लाइन कुछ यहाँ पे काट रहा है इसको, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे, चलिए छोड़िए उसको, आपसे किसी ने पूछा कि इसका एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो आपको जिसका भी एरिया पूछा जाता है उसके पहले तीनों कोऑर्डिनेट आप समझ लीजिए कि क्या है। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो मेरा ये 3 और 4 है, ये मेरा 0 और 7 है, और ये मेरा 0 और 0 है, ठीक है। और मुझे ये भी मालूम है कि ये मेरी कोई एक लाइन है ऐसे करके, ठीक है। अब आपको इसका एरिया निकालना है। आपको पता चल रहा है ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के लिए मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए और बेस चाहिए। तो मैं अगर बेस इस वाली लाइन को मान लूँ तो आप देख रहे हो 0 0 से 0 7 वर्टिकल डिस्टेंस मेरी कितनी है, 7। तो इसका मतलब ये वाला कितना हो गया, 7। तो इसका मतलब आपके बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब मुझे मालूम है यहाँ से यहाँ तक अगर परपेंडिकुलर मुझे पता चल जाए तो मेरा ये क्या हो जाएगा, हाइट। तो आप मुझे बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी आएगी। ये h है,
ये डिस्टेंस कितनी आएगी। अपनी कलम उठा लीजिए और अगर आपको अभी तक समझ में आया है तो आप मुझे बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी आएगी। आप बोलोगे कि सर ये डिस्टेंस मेरी वही है जो इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इस वाले पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है 3 और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है 4। तो आपको ये वाला चाहिए था तो ये वैल्यू कितनी है 3। तो इसका मतलब h की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई 7। एक क्वेश्चन और समझिए इसी टाइप का, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपको कुछ ये दिया हुआ है और आपको कुछ पॉइंट दिए हैं, वो पॉइंट मैं लिख देता हूँ। ये है आपका 2 और 5। ठीक है, ये पॉइंट है आपका, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे तो इसका y पॉइंट 0 होगा, मान लीजिए 7 और 0 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है आपका 7 और 0। ठीक, और ये वाला पॉइंट है आपका -2 और 0, क्योंकि हमारे ओरिजिन से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो x के पॉइंट माइनस में होने लगते हैं, इसीलिए मैंने आपको वो -2 और 0 दिया। तो आपके पास जो 3 पॉइंट है वो आप देख लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और आज का लेक्चर हम अब ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। कौन सा ट्रायंगल? तो ट्रायंगल भी आप देख लीजिए, ट्रायंगल कौन सा है आपका, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसका एरिया आपको पता करना। तो आप बोलेंगे कि सर अगर मुझे इसका एरिया पता करना है तो मैं इसको बेस मान लूँगा और ये मेरी हाइट हो गई, ख़त्म काम। तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी है और हाइट की वैल्यू कितनी है। ध्यान से सोच के बताइएगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखने पे आपको ये पता चलता है कि ये 2 और 5 जो दिया गया है उसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू जो है वो मेरी 2 है और ये वाली वैल्यू जो है मेरी वो 5 है। तो इसका मतलब मुझे हाइट तो पता चल गई कितनी है 5। अब आते हैं हम बेस पे। तो आप देख रहे हैं ओरिजिन पॉइंट मेरा ये था, तो 0 से लेके 7 तक ये तो हो गया 7 इतना, और हमें मालूम है कि ये वाला भी कुछ लाइन गया हुआ है, तो ये कितना जा रहा है 0 से -2, मतलब कितना हो गया 2। -2 आप इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालना है। समझ रहे हैं आप? मतलब आपको ये पता चला कि 0 0 से 7 यूनिट मेरी राइट साइड में है और 2 यूनिट मेरी लेफ़्ट साइड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी टोटल डिस्टेंस जो हो गई वो हो गई 9। आपको 7 चक्कर ये होता है कि 7 - 2 कर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस को अगर आप यूनिट में देख रहे हैं तो डिस्टेंस में आप निगेटिव ना लीजिए। और वैसे भी आपको पता है कि डिस्टेंस इज़ नॉट अ फिनोमिना ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, डिस्टेंस ओनली गिव मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस अगर मैग्नीट्यूड दे रहा है तो जो ये -2 और 0 लिखा गया है इसका मतलब यही हुआ कि ओरिजिन से वो वाला पॉइंट -2 या 2.2 यूनिट की डिस्टेंस पे है। तो जैसे ही आपको बेस और हाइट पता चल जाएगी आप आंसर निकाल देंगे और आपका आंसर क्या आएगा 1/2 × 45। बेस इंटू हाइट कितना हो गया 45, तो 45/2 कितना हो जाएगा 22.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इस वाले पॉइंट को तो ख़त्म ही कर दें, समरी को। तो आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड बता दिया। ठीक है, आपको मैंने यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है वो मैंने बता दी, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन बता दी और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन बता दी। ठीक है, तो आगे के लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसी PDF फाइल को और आगे देखेंगे, ताकि आपने अभी तक जो पढ़ा है
उससे अब आप अपने एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेट कर सकें। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।